हेलो स्टूडेंट्स, मैं लूशी रानी मिश्रा, LBSM कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज मैं इस वीडियो में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का पार्ट बी का चैप्टर 3 मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करूंगी। इससे पहले हम पार्ट ए का चैप्टर 4 मानव विकास, जो कि पूरे विश्व के संदर्भ में था, उसे हम पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में चैप्टर 3 में हम भारत के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। देखिए, इसमें मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों की विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। मानव विकास जो है वो न केवल सिर्फ भौतिक पर्यावरण बल्कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता सभी प्रकार के जो मानव के जो विकल्प हैं उनको सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में क्या करना, विस्तार करना एवं उनके जो शिक्षा है या स्वास्थ्य सेवाएं तथा सशक्तिकरण, इन अवसरों में क्या करना, वृद्धि करना, इनमें परिवर्तन लाना, इनमें वृद्धि की जो प्रक्रिया है उसे ही मानव विकास कहा जाता है। भारत में मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए, यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो कि मानव विकास रिपोर्ट बनाता है। उसी तरह से हमारे भारत में जो योजना आयोग है वो क्या करता है, मानव विकास रिपोर्ट जो है, जो भारत के लिए उन्होंने तैयार किया। इसमें देखिए, सूचकांक की गणना 3 प्रमुख संकेत को, जैसे कि ये 3 संकेतों के आधार पर क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं मानव विकास का। पहला है जैसे कि जीवन प्रत्याशा, फिर है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष या शिक्षा के औसत वर्ष, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के अंतर्गत की जाती है। इन तीनों संकेतों के आधार पर, इन सूचकांक के आधार पर इनको क्या किया जाता है, रिपोर्ट तैयार किया जाता है। भारत की जो योजना आयोग है उन्होंने अपनी अंतिम मानव विकास सूचकांक जो है इन्हीं 3 सूचकों के आधार पर ही किया है। बट फिर भी उन्होंने क्या किया है, कुछ अलग सूचकों की भी उन्होंने चर्चा की है इसमें, जैसे कि आर्थिक उपलब्धि, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक वितरण न्याय, अभिगम्यता, फिर स्वास्थ्य और राज्य द्वारा चलाए गए विभिन्न कल्याणकारी उपायों, इनकी भी उन्होंने क्या की है, इसमें चर्चा की है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण सूचक हम लोग अभी इसके आगे में पढ़ेंगे। तो पहला है आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। देखिए, आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास करना, कोई भी देश जहाँ की राष्ट्रीय आय अधिक हो तो देखेगा वहाँ पे जो है मानव विकास भी अधिक होता है। तो इसलिए कहा गया है कि आर्थिक विकास मानव विकास का महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, समृद्ध संसाधन आधार और इन संसाधनों तक सभी, विशेष रूप से निर्धन, पद दलित और हाशिए पर छोड़ दिए गए लोगों की पहुंच, उत्पादकता, कल्याण और मानव विकास की कुंजी है। इसमें क्या है, संसाधन तक जो है लोगों की पहुंच होनी चाहिए, जिस कारण वो क्या करेंगे, उसको संसाधनों का सही से उपयोग कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आर्थिक वृद्धि होगा, आर्थिक विकास हो पाएगा। और देखिए, अगर कहीं कोई राष्ट्र का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें अगर वृद्धि होती है तो उनमें क्या होगा, अधिक तेजी से मानव विकास भी होता है। और सकल घरेलू उत्पाद और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी देश के संसाधन आधार का माप माना जाता है। देखिए, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली जैसे जो शहर है, राज्य हैं, वो क्या है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय जो है उनकी अधिक है। पर उनके विपरीत देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, ये जो है, ये इनमें क्या है, बहुत अधिक संख्या में लोग हैं, ये ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। तो यहाँ पे ये क्या है, गरीब राज्य में भी जाने जाते हैं, जिनमें प्रति व्यक्ति आय जो है इनमें से कम है। तो इनमें क्या है, असमानता पाया जाता है। यहाँ विकसित राज्यों में गरीब राज्यों की अपेक्षा क्या है, उपभोग का जो खर्च है वो भी क्या है, अधिक होता है। और यहाँ पे बिना रोजगार के आर्थिक वृद्धि जो है, बिना रोजगार की आर्थिक वृद्धि और अनियंत्रित बेरोजगारी भारत में गरीबी के अधिक होने का महत्वपूर्ण कारणों में से है। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी का कारण यही है कि यहाँ पे बेरोजगारी अधिक है। यहाँ पे इतने लोग हो चुके हैं कि यहाँ पे रोजगार हर किसी को देना संभव नहीं हो पा रहा है। हर किसी के पास क्या है, रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो इस कारण क्या है, गरीबी जो है वो बढ़ती जा रही है भारत में। तो इस तरह से आर्थिक उपलब्धियों के सूचक को माना जाता है मानव विकास के ये में रिपोर्ट में। फिर दूसरा देखिए,
स्वास्थ्य जीवन के सूचक। इसमें देखिए स्वास्थ्य को जो है मानव विकास का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि देखिए स्वस्थ व्यक्ति ही सभी प्रकार का विकास कर सकता है। अगर मानव जो है वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो विकास कैसे कर पाएगा। इसलिए कि रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन और यथोचित दीर्घायु एक स्वस्थ जीवन के सूचक है। और इसका मापन जो है उसको जन्म दर, मृत्यु दर, पोषण एवं जीवन प्रत्याशा के रूप में किया जाता है। इसको जो मापने का जो है, जैसे जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे वर्ष में जितने बच्चे पैदा होते हैं उनकी जो संख्या होती है उसे जन्म दर कहा जाता है। जैसे 1000 व्यक्ति है, उनके पीछे कितने बच्चे जो है आज मतलब पैदा हो रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या है उनकी जो संख्या होती है उन्हें जन्म दर कहा जाता है। और जो है मृत्यु दर, अगर प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष मतलब एक वर्ष में मरने वालों की जो संख्या होगी उसे ही मृत्यु दर कहा जाता है। और हमारे देश में जो है अभी धीरे धीरे करके क्या है, स्वास्थ्य की जो दशा है वो सुधर रही है। बहुत सारे नए नए स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हो रही है। तो इस कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे मृत्यु दर में कमी आ रही है और स्वास्थ्य जो है वो सुधरने लगा है। तो इस कारण मृत्यु दर कम होने लगी है और भारत में कुल प्रजनन दर भी उसमें भी कमी आने लगी है। तो भारत में जो जीवन प्रत्याशा हो उसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जीवन प्रत्याशा मतलब जो एक आयु के बाद जो है इंसान मतलब कितनी आयु तक जीवित रह रहा है उसे ही जीवन प्रत्याशा कहते हैं। तो इसमें भी वृद्धि हो रही है और इसमें क्या है, जीवन प्रत्याशा भी बढ़ रही है। इसमें वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्वास्थ्य के प्रति लोगों में सजगता बढ़ रही है, फिर पौष्टिक भोजन जो है या फिर अन्य सुविधाएं जो है वो मिलने लगी है, जिस कारण क्या है जीवन प्रत्याशा भी बढ़ रही है। तो ये स्वस्थ जीवन जो है ये भी एक मानव विकास के लिए सूचक का कार्य करता है। और तीसरा है सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। मानव का विकास शिक्षा द्वारा होता है, अतः मानव विकास का मूल्यांकन जो है साक्षरता के आधार पर किया जाना क्या होगा, सही होगा। तो इसमें देखिए विकास मुक्ति है, तो विकास हमें क्या करता है, मुक्ति दिलाता है। विकास मुक्ति है इसलिए कहा गया है, जैसे कि देखिए भूख, गरीबी, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता, फिर और किसी की अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति मानव विकास की कुंजी है। इसमें क्या है, भूख, गरीबी, इन सब से क्या हमें मुक्ति मिलने पर ही हमें क्या है, मानव का विकास हो पाएगा। तो वास्तविक अर्थों में मुक्ति तभी संभव है जब लोग समाज में अपने सामर्थ्य और विकल्पों के प्रयोग के लिए सशक्त हो। वो अगर सशक्तिकरण नहीं होगा तो समाज जो है उसमें क्या होगा, मानव का विकास नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि वो अगर सशक्त होंगे अपने आप में तो तभी क्या होगा, एक समाज जो है वो विकास कर पाएगा, तभी मानव विकास जो है वो तेजी से हो पाएगा। साक्षरता जो होता है उसका मतलब है कि एक इंसान को हम साक्षर कब बोल सकते हैं, जब वो किसी भाषा को जानता हो या पढ़ लिख सकता हो। और इससे क्या होता है कि साक्षरता में वृद्धि होने के बहुत सारे कारण भी जुड़े हैं, जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण, फिर बेहतर संचार व्यवस्था, वाणिज्य विकास या आधुनिकीकरण। इससे क्या होता है, जनसंख्या में जो है गुणात्मक अध्ययन होता है। इसमें क्या है, अगर वो गुणात्मक उनकी क्वालिटी अगर निखरेगी, बढ़ेगी, तभी क्या है एक देश जो है वो और अधिक विकास कर पाएगा। और इसमें देखिए समाज और पर्यावरण के बारे में ज्ञान तक पहुंच ही मुक्ति का मूलाधार है और ज्ञान और मुक्ति का रास्ता साक्षरता से होकर जाता है। देखिए ज्ञान और मुक्ति का जो रास्ता बोला गया है इसमें साक्षरता के होकर ही जाता है। और फिर स्थानिक विभिन्नताओं के अतिरिक्त देखिए अलग अलग स्थानों में, अलग अलग राज्य में क्या है, साक्षरता दर जो है अलग अलग पाई जाती है, कहीं पे अधिक है तो कहीं पे कम है। और फिर ग्रामीण क्षेत्रों और स्त्रियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कृषि मजदूरों इत्यादि ऐसे जो है समाज में जो वैसे वर्ग है उनमें क्या है, साक्षरता का जो प्रतिशत है वो क्या है, कम पाया जाता है। और यहाँ पे उल्लेखनीय है कि यद्यपि सीमांत वर्गों में साक्षरों का प्रतिशत सुधरा है। इसमें क्या है, सीमांत वर्गों में क्या है, साक्षरता जो है वो थोड़ी सी कुछ प्रतिशत सुधरा है, मतलब उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पर फिर भी जो धनी और सीमांत वर्ग है उनके जनसंख्या के बीच अगर हम देखा जाए तो उनमें थोड़ा सा अंतर जो है समय के साथ थोड़ा सा बढ़ा भी है। तो ये 3 सूचक जो है जिनके आधार पर ये रिपोर्ट बनाया गया है, भारत का मानव विकास का रिपोर्ट। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अब मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
मानव विकास सूचकांक, सूचकांक का मतलब क्या है? देखिए, मानव विकास सूचकांक एक मापक है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास का मापन उनके स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर तथा संसाधनों तक उनकी जो पहुंच है उनके संदर्भ में किया जाता है। तो इसमें देखिए, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। उनको मापा जाता है किन आधार पर? जैसे कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर एवं GDP प्रति व्यक्ति अधिक होती है, उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। देखिए, जिस राज्य में या फिर राष्ट्र में वहाँ की GDP जो है, सकल घरेलू उत्पाद, या फिर शिक्षा या फिर जो जीवन प्रत्याशा है वो अधिक होगी, तो वहाँ पे उससे क्या है, उच्च श्रेणी प्राप्त होगी। वहाँ पे मानव विकास भी जो है वो तेजी से होगा और अधिक होगा। और HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, मानव विकास सूचकांक का विकास जो है वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। उन्होंने ही पहला जो है मानव विकास सूचकांक किया था। और इसके आगे हम भारत के संदर्भ में मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। हमने जो कुछ महत्वपूर्ण सूचकों के बारे में पढ़ा अभी, तो उनमें ही योजना आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विश्लेषण की इकाई मानते हुए मानव विकास सूचकांक का क्या किया है, यहाँ पे परिकलन किया है। तो भारत को जो है मानव विकास में मध्यम श्रेणी में रखा गया है, मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों में रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मुताबिक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार जो है 2019 में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भारत जो है एक स्थान की छलांग लगाई है। मतलब इससे पहले जो था वो 130 नंबर पर था, 130वें नंबर पर, और अभी जो है वो 189 देशों के बीच में इसकी रैंकिंग जो है, इसका जो स्थान है भारत का, वो 129 हो गई है। और अगर हम भारत के राज्यों में देखें, विभिन्न राज्यों में, तो सबसे पहले जो है इसमें सबसे पहला जो रैंकिंग होगा, जो सर्वोच्च है, पहला है, वो है केरल है। केरल में जो 0.790 केरल अगर सबसे पहले में है, उसके बाद में जैसे कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब आते हैं। उनका जो है वो सीरियल वाइज में ऊपर रैंकिंग है इनका। फिर उसके बाद जो है इनके अपेक्षा बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जो क्या है, सबसे नीचे हैं। और ऐसी हालातों के लिए अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण जो है उत्तरदायी है इनके नीचे, या फिर मतलब इनका जो श्रेणी है वो नीचे की ओर है। इनमें क्या है, अधिक जनसंख्या है, यहाँ पे गरीबी है, बेरोजगारी है, यहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक, बहुत सारे कारण जो है इसमें रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। केरल के मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मूल्य इसके द्वारा 100% के आसपास साक्षरता दर को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रभावी कार्यालय के कारण है। यहाँ पे देखिए, केरल जो है वहाँ पे साक्षरता दर क्या है, वो लगभग 100% के आसपास ही है, तो 90 कुछ है। तो यहाँ पे जो है साक्षरता दर अधिक है, ऊंचा है, तो इस कारण क्या है, यहाँ पे विकास भी अधिक हुआ है। तो लोग अगर साक्षर होंगे तो वो क्या होगा, वो देश, वो जो राज्य होगा वो ऑटोमेटिक क्या होने लगा, विकसित होने लगा, विकास होने लगेगा वहाँ पे। तो मानव विकास की ये में केरल सबसे उच्च पर है। फिर एक अलग दृश्य में बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, ये जो रैंकिंग के हिसाब से ये थोड़े नीचे में, कम ये में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे साक्षरता दर जो है कम पाया जाता है, निम्न पाया जाता है। जनसंख्या, पर्यावरण और विकास, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। मानव एवं पर्यावरण में क्या है, गहरा अटूट संबंध है। तो इसमें क्या है कि मानव जो है पर्यावरण में रहकर ही अपना विकास करता है, इसलिए जनसंख्या, पर्यावरण एवं विकास जो इसमें घनिष्ठ संबंध है। अब देखिए, मानव ही है जो भूतल पर क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और इसमें क्या है, इसका जो विकसित मस्तिष्क है, ये क्या करता है, अपने विकसित दिमाग से वो क्या करता है, तकनीकी विकास कर रहा है। फिर मतलब तकनीकी विकास की उच्च क्षमता जो है वो रखता है। और इससे क्या हो रहा है, मानव दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी को बढ़ाते जा रहा है, अपनी बुद्धि से क्या कर रहा है, काम किए जा रहा है। तो इस कारण क्या हो रहा है, तो वो दिन प्रतिदिन विकास करते जा रहा है। मानव एक निश्चित पर्यावरण में जन्म लेता है
एवं क्या करता है, अपने कार्यकलाप जो है, जो क्रिया करता है, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन एवं अनुकूलन करता है। वो अपने दिमाग से अपने जो क्रिया जो कर रहा है, वो जो भी क्रियाकलाप करता है, उससे क्या है, वो पर्यावरण को परिवर्तन करता है, उसमें परिवर्तन ला रहा है, उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं। वो उनको अवसरों को प्राप्त करके पर्यावरण को क्या कर रहा है, कभी कभी वो हानि भी पहुंचा रहा है। एक तो विकास तो कर ही रहा है, बट पर्यावरण में भी क्या है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो अपने बुद्धि या कौशल के बल पर प्रगति करता है। अब बहुत प्रगति करने के बाद क्या हो रहा है, वो उसमें पर्यावरण को भी प्रभाव डाल रहा है। देखिए, मानव में जो मतलब जो विकास हो रहा है, इसमें क्या है, मानव जीवन का जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार किया है। परंतु देखिए, प्रादेशिक विषमता है, फिर सामाजिक समानता या भेदभाव, वंचना, लोगों का विस्थापन, मानव अधिकारों पर आघात और मानवीय मूल्यों का विकास तथा पर्यावरण निम्नीकरण भी बढ़ा है। मतलब इन सभी चीज़ों में भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है। और जैसे जैसे जनसंख्या जब बढ़ रहे हैं, तो पर्यावरण तथा मानव का संबंध जो है, वो उसमें क्या हो रहा है, उसमें अंतर आता जा रहा है, उसमें भी क्या आ रहा है, चेंजेस होते जा रहा है। जैसे जैसे पर्यावरण तो हमारा उतना ही है, और इसमें क्या है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो पर्यावरण की जो चीज़ें हैं उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने लग रहे हैं सब। तो जिससे क्या हो रहा है कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के चक्कर में ये प्रकृति पर ही आघात कर रहे हैं, तो प्रकृति पर प्रभाव डालने लग रहे हैं। पहले क्या है, मानव जो है पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहते थे, उस पर आश्रित रहते थे। पर धीरे धीरे जैसे उनका मस्तिष्क जो है वो विकसित होते गया, उनमें जैसे जैसे बुद्धि आने लगी, वो अपने बुद्धि से काम करते गए और पर्यावरण को जो है क्षति पहुंचाते गए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने लगे। तो इस कारण क्या है, पर्यावरण में भी क्या है, असंतुलन होने लगा। तो इस तरह की जो स्थिति पैदा होने लग गई कि इसमें अब क्या है, वो ये इसमें संसाधनों का भी जो है अधिक विदोहन, मतलब अधिक यूज होने लगा। तो जिस कारण ये जो है पर्यावरण भी प्रभावित हुआ है। जैसे संसाधनों का उपयोग भी बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण में और प्रभावित वो डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि पर्यावरण पर पूरी तरह से मानव क्या है, आश्रित भी है, आधारित भी है, और उल्टा उसका क्या है, विदोहन भी कर रहा है बेरहमी से। तो इस समय ये पता चल रहा है कि मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो क्या होते जा रहा है, रिलेशन जो इसका धीरे धीरे करके बिगड़ते जा रहा है। मानव पर्यावरण से अधिक संसाधनों का प्रयोग करने लगा है, जिस कारण क्या है, अब पर्यावरण भी उसके लिए तैयार है, उसको क्षति पहुंचा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग अधिक अगर उपयोग करेंगे तो हमें उसका नतीजा भी देखने को मिलेगा आगे। तो इससे क्या है, जो संबंध है वो बिगड़ते जा रहे हैं, और अभी अगर हम नहीं संभले तो आगे जाके हमें जरूर से कुछ ना कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, जिससे हमारे लाइफ में भी खतरा हो सकता है। इसलिए यदि अभी हम नहीं चेते तो यह भौतिकवादी विकास जो है हमें समूल नष्ट कर देगा। पाठ एक नज़र में, इसमें चैप्टर्स के कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे आगे में जो है 2011 के अनुसार भारत के कौन से राज्यों में जो है लिंग अनुपात अधिक रहा है, या साक्षरता दर में कौन सा राज्य आगे रहा या कौन पिछड़ा रहा। और फिर जो है मेघानगर, जिसमें कि कौन से ये में कितने जनसंख्या है, कौन से राज्य में। और फिर भारत का जो मानव विकास सूचकांक है वो राज्य के हिसाब से कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, उस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे इस लेसन के इस चैप्टर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसका नोट्स बना लीजिए। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।